हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपने इस क्लास में हमने जो एमसीक्यू से स्टार्ट किया था, हम उसका फोर्थ क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने 3 क्लास अपलोड कर दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले की 3 क्लास ऑलरेडी देख चुके होंगे। मैं ये इसलिए आपको बोल रहा हूँ, रीजन ये है कि यहाँ पे जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो आपको कहीं ना कहीं पूरे अकाउंट के पेपर में काम आने वाला है, ना कि सिर्फ एमसीक्यूज है। राइट, ये एमसीक्यूज अगर मैं आपको प्रोवाइड करना होता तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था, आप उसको रीड कर सकते थे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने इसलिए ऐड कर दिया, इन केस अगर मान लो कोई थ्योरी पॉइंट में क्वेश्चन आ गया, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ गए, या इवन लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर कोई इनसे रिलेटेड पॉइंट आया, तो आपका कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, पूरा 100% मार्क्स मिलना चाहिए आपको। राइट, दैट्स व्हाई ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया वो पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को जरूर देखना, और फिर जैसा आपको पसंद आता है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार है तो। और अगर ऑलरेडी इस चैनल पे ज्वाइन है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, समझते हैं कि हमारा जो आज का कंसेप्ट है, आज के जो क्वेश्चन है उनमें नया क्या होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 77 है, जिसमें लिखा हुआ विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड एडिशनल डिविडेंड आल्सो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से शेयर होल्डर्स है या कौन से शेयर्स वाले हैं जिनको रिसीव क्या, उनके पास क्या राइट है, डिविडेंड तो रिसीव करेंगे प्लस एडिशनल डिविडेंड आल्सो। राइट, यानी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जिसमें यहाँ पे नीचे तुम्हें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, रिडीमेबल, कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट दिखाता जो मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि आप कोशिश करो कि प्रीवियस क्लासेस को भी देखा करो। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था, लाइक देखो यहाँ पे 4 बातें लिखी हैं, कम्युलेटिव, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन सॉरी एंड कन्वर्टिबल। राइट, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक्स्ट्रा पैसे सेव हो रहे हैं, राइट, यानी एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा प्रॉफिट। मैं यहाँ पे क्लियरली वर्ड यूज करता हूँ कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अवेलेबल है, तो प्रॉफिट अवेलेबल है तो क्या करेंगे ये लोग, एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे, किस लिए, वांट मोर एज ए डिविडेंड। तो ये लोग बोल सकते हैं कि भाई हमको और भी डिविडेंड चाहिए। क्लियर है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा। क्लियर है, तो याद रखना कि पार्टिसिपेटिंग के पास ये राइट्स है कि वो लोग एक्स्ट्रा प्रेफरेंस शेयर्स पे डिमांड सॉरी डिविडेंड डिमांड कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात करते हैं बाकी 3 के ऑप्शन की, तो मैं तीनों को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पे इनको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। अब पूछोगे सर कि रिडीम क्या होता है, तो रिडीम करने का मतलब होता है वापस करना। रिडीम का मतलब क्या होता है, वापस करना, राइट, यानी रिटर्न। उसके बाद एक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब जब इनको फील हो, ये क्या कर सकते हैं, अपना शेयर, अपना जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये बात याद रखना। बेसिकली होता क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स क्यों परचेस करते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स डिविडेंड मिलता है, बट इक्विटी शेयर्स में नहीं मिलता। लेकिन समटाइम्स आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर और 1 मंथ 2 मंथ जब इनको ये रियलाइज होता है कि भाई इक्विटी शेयर में भी बेनिफिशियल है, तो वो लोग अपने शेयर्स को क्या कर लेंगे, प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट करवा लेंगे। क्लियर है, और पार्टिसिपेटिंग का मतलब तो बता दिया कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसमें ये डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ये वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिनको कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो ये चाह के भी अपना जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। क्लियर है, तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच अकाउंट डिबेंचर डिस्काउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड एंड डेबिटेड। क्या बोला है, टू विच अकाउंट डिवेंचर डिस्काउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड एंड डेबिटेड। अब पूछा है कौन से अकाउंट में डिवेंचर डिस्काउंट जो है वो डेबिट होता है। राइट, तो इसका मैं डायरेक्टली आपका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपने कभी भी अकाउंट्स प्रॉपर वे में प्रिपेयर किया होगा, आपको पता होगा कि जो डिवेंचर डिस्काउंट होता है वो बेसिकली हम लोग कहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। रीजन ये है, ये एक तरह का हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। राइट, ये हमारा क्या एक तरह का एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई हम इसको कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर डेटर्स रेशियो इंडिकेट्स डैश डैश डैश, क्रेडिटर्स रेशियो इंडिकेट्स डैश डैश डैश। यानी आपको 2 क्वेश्चन पूछा है इसी में कि डेटर्स रेशियो क्या इंडिकेट करता है और क्रेडिटर्स रेशियो क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। डेटर्स का मतलब वो पर्सन जो हम लोगों को पे करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो हमको पे करने वाले, मतलब इन शॉर्ट ऐसे समझो जिनसे हम क्या करने वाले, रिसीव करने वाले। क्लियर है, इनसे हम अमाउंट क्या करने, रिसीव करने वाले हैं। कौन, हम करने वाले हैं।
क्लियर है? मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम रिसीव करने वाले हैं। और क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स का मतलब वो पर्सन जिसको हम पे करने वाले। क्लियर है? क्या कहा मैंने? जिसको हम पे करने वाले हैं। क्लियर है? वो हमारे क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर करने वाले हैं। अब थोड़ा ऑप्शंस देखते हैं। तो नंबर 1 में क्या लिखा? तो नंबर 1 से पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आंसर अगर स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूंगा तो मे भी शायद आपको डायरेक्टली पता भी चल जाए। दैट्स व्हाई मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्रेडिट रिसीव्ड, उसके बाद है क्रेडिट रिसीव। दोनों में ही रिसीव रिसीव लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका रीजन ये है कि एक है डेटस और एक क्रेडिटर, मतलब आंसर दोनों में एटलीस्ट अलग अलग होना चाहिए। मतलब इस लॉजिक से ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो यहाँ पे लिखा क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अलाउड, मतलब ये भी सेम सेम होने वाला, मतलब कैंसिल हो गया। राइट? मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब आंसर हो सकता है या तो ए और या तो सी। क्लियर है? अब दो ऑप्शंस बचे। अब दोनों ऑप्शंस में हमको डिसाइड करना है कि हमारा वाला आंसर कौन सा, यानी जो हमारा आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से रीड करोगे तो फर्स्ट में लिखा है क्रेडिट अलाउड, उसके लिखा है क्रेडिट रिसीव, और इसमें लिखा है क्रेडिट रिसीव्ड एंड क्रेडिट अलाउड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डेटर्स और क्रेडिटर दोनों ही केस में तुम किसको क्रेडिट अलाउ करोगे, मतलब किसको क्रेडिट अलाउ करोगे? भाई तुम जब चाहो तब पैसे दे सकते हैं, इतने टाइम में तुमको पेमेंट देना है। और क्रेडिट रिसीव का मतलब होता है कि सामने वाले ने तुम्हें बोला है कि तुम इतने टाइम के अंदर पे कर देना। क्लियर है? तो ये होता है अपना क्रेडिट रिसीव और क्रेडिट अलाउ का मतलब। तो अब ये बताओ कि दोनों में से कौन से वाले में अलाउ करोगे और कौन से वाले में रिसीव करोगे? तो सिंपल सी बात है, जो हमारा डेटर्स होता है हम इसमें क्रेडिट क्या करेंगे? अलाउ करते, क्योंकि यहाँ पे पैसे हमको मिलने हैं तो हम अपने हिसाब से अलाउ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? रिसीव करने वाले। क्लियर है? यानी फर्स्ट में अलाउड होगा और सेकंड में क्या होगा? रिसीव्ड होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट रिसीव्ड। क्लियर है? सो आई होप कि इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो आपको क्लियर समझ में आ गया। और डेटर्स रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिटर रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपको आइडिया लग गया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी हैज द परचेज ऑफ रुपीज 9 लाख, सॉरी 9 लाख बोला, 90,000, द परचेज एक्सपेंस रुपीज 15,000, the changes in stock rupees 15,000 and sales of rupees 1,50,000, determine the gross profit ratio। क्या बोला है? डिटरमाइन करो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले जब आपको बोला है डिटरमाइन करने के लिए जीपी रेशियो, तो यहाँ पे मैं जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये जीपी का फॉर्मूला होता है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं भी क्वेश्चन में क्या हम लोग को जीपी दिया हुआ है? तो कहीं भी क्वेश्चन में जीपी नहीं दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी सेल्स दिया हुआ? तो हमें कहीं भी क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है यार? यहाँ पे देखो, सेल्स हमको दिया हुआ है, मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू तो मेंशन है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में जीपी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,50,000। और जीपी रेशियो कितना दिया हुआ है? तो जीपी रेशियो हम लोगों को कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अच्छा, जीपी रेशियो ही तो फाइंड आउट करना है, तो वो कहाँ से होगा? यानी जीपी रेशियो हम लोग को दिया ही नहीं है। क्लियर है? ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे तो जीपी रेशियो फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आगे थोड़ा चलते हैं और समझते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा जीपी फाइंड आउट करना, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, बट वो मैं पीछे वाली क्लास में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, सेल्स माइनस सीओजीएस। याद है हमने क्या पढ़ा था? सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है सीओजीएस का मतलब? सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे कहीं भी सीओजीएस हम लोग को दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो आंसर होगा नहीं सर, हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है। लेकिन हमको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो डेफिनेशन होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्लियर है? अब इन चारों वैल्यू में से देखो हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। तो क्या क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग स्टॉक दिया है? तो कहीं भी नहीं दिया है। परचेज दिया हुआ है? तो हाँ परचेज दिया हुआ है 90,000 रुपीज, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस 90,000। क्लियर है? प्लस परचेज एक्सपेंस, क्या हम लोग को परचेज एक्सपेंस दिया? तो हाँ यहाँ पे 15,000 दिया है, तो प्लस 15,000। क्लियर है? उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को मेंशन नहीं किया, इट मींस ना ओपनिंग दिया हुआ है ना क्लोजिंग दिया हुआ है।
तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। आप लोगों को अगर याद होगा, अगर आपने थर्ड चैप्टर का जो फॉर्मेट है अगर वो अच्छे से किया होगा तो उसमें देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में एक जगह होता है चेंजेस इन स्टॉक। वहां पे क्या लिखा रहता है? चेंजेस इन स्टॉक। अगर कभी ध्यान से नजर दौड़ा के देखा होगा और नहीं देखा होगा तो अब देख लेना, वहां पे क्या होता है? चेंजेस इन स्टॉक। अब ये चेंजेस इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक सेकंड को अच्छे से लिख देता हूं मैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि एज्यूम करो अगर ये 100 रुपीज आता है और ये 80 रुपीज आता है, तो जो हमारा आंसर होगा वो कैसे होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर मान लो ये 100 रुपीज आता है और ये 120 रुपीज आता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। और नेगेटिव को डिनोट करने का एक और तरीका, हम इसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो आंसर प्लस में आएगा और क्लोजिंग ज्यादा होगा तो माइनस में आएगा। तो यानी माइनस आने का मतलब ये होगा, यहाँ पे तो हम ऑलरेडी माइनस ही करते हैं ना, तो हम उसको भी क्या कर देंगे? माइनस ही कर देंगे। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। क्लियर इतना? तो अब ये फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमें ऑलरेडी चेंजेस इन स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ना, और ये जो ब्रैकेट लगा इस ब्रैकेट का मतलब ये ऑलरेडी माइनस में दिया है। तो जब ऑलरेडी माइनस में दिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो यहाँ पे शॉर्ट में याद रखना कि जब भी प्लस में दिया होगा तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और जब भी माइनस में दिया होगा हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है? इसका पूरा कंक्लूजन ये निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा माइनस कर देते हैं, -15,000। क्लियर है? और ये जो प्लस लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 15,000 ये 50,000 ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा COGS आएगा वो कितना आ जाएगा? 90,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90,000। ये हो गया हमारा COGS। क्लियर है ना? हम लोग को COGS मिल गया। अब हमारे पास सेल्स अवेलेबल है 1,50,000। तो यहाँ पे फॉर्मूला में मैं लिख देता हूँ सेल्स 1,50,000 माइनस COGS 90,000। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, जीपी कितना हो जाएगा हमारा? 30,000। क्लियर है? अब हमें 30,000 मिल गया तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000% यानी 20% होगा, राइट। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20%। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर इतना? तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 20%। सो आई होप कि आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। और जैसा ऑलरेडी मैंने बताया कि इस वीडियो का टारगेट यही है कि आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं एक्सप्लेन करना है, एमसीक्यू एक्सप्लेन नहीं करना है, ये पूरा आपको थोरोली रिवाइज करवाना है। क्लियर है? तो आई होप कि ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। आप लोग सोचोगे कि सर को इतना भी नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। वो फर्स्ट फर्स्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया। 1,50,000 माइनस 90,000 होगा तो यहाँ पे 60,000 होगा, राइट। और यहाँ पे जो मैंने 30,000 लिखा वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 60,000। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर 20 है एक्चुअली में कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। रीजन ये है डबल हो गया ना अमाउंट, तो यहाँ पे आंसर भी हम लोग का क्या हो जाएगा? सीधा डबल हो जाएगा, यानी कि 40%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40%। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यहाँ पे मुझे डाउट हुआ कि मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ। मेरा जब मैंने सॉल्व किया था पहले तो मेरा 40% आया था, तो पता नहीं आप 20 कैसे आ गए। इससे मैंने दोबारा क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पे आइडिया लगा कि 150 माइनस 90 मैंने कर दिया था और वो 60 होगा। मैंने बाय मिस्टेक कितना लिख दिया था? 30 लिख दिया था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। अगर ये मुझसे हो सकती हैं तो आपसे भी हो सकती हैं, क्योंकि देखो ह्यूमन बिहेवियर है ये। नॉर्मल एक्साइटमेंट में, डर की वजह से या कभी कभी जल्दबाजी की वजह से हर इंसान से थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो अपने माइंड को बहुत ही शांत रखना है, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं सारे एमसीक्यूज कवर करवा दूं, यानी जल्दबाजी है मेरे अंदर, तो उसके चक्कर में ये छोटा सा मिस्टेक हो गया। तो आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए, आपके पास इनफ टाइम होता है। ओके, तो इन सारी बातों को आपको याद रखना होगा, इन सारी बातों को दिमाग में रखना होगा। ओके, चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब पूछा कि बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें से कौन सी एक्टिविटी है। ओके, तो अगर आप ध्यान दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट
तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब सॉरी 4 दिया है। पहला लिखा है करंट लायबिलिटी बट कंसिडर्ड एज अ फाइनेंस, करंट लायबिलिटी बट कंसिडर्ड एज अ ऑपरेटिंग, करंट लायबिलिटी बट कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टिंग, इट इज नॉट एक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको ये बात तो कंफर्म है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी एनी हाउ पॉसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी और सी इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन पॉसिबल है। तो थोड़ा चलते हैं ऊपर, और मैंने प्रीवियस क्लास में जब आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था उस पॉइंट पर हम लोग वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको क्या डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो बेसिकली हमारा फाइनेंस एक्टिविटी होता है, ध्यान से देखना, जो हमारा फाइनेंस एक्टिविटी होता है उस फाइनेंस एक्टिविटी का मेन टारगेट होता है तो फाइनेंस अरेंज करना। फाइनेंस अरेंज करने का मतलब होता है एनी हाउ हमें पैसे कलेक्ट करने हैं। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिवेंचर एंड शेयर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी लिखा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कौन से एक्टिविटीज है, ये फाइनेंस एक्टिविटीज है। अब रीजन, अब इसका क्वेश्चन मन में आता है सर ऐसा क्यों, थोड़ा इसको समझते हैं कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है करंट लायबिलिटी, ये बात सच है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि बैंक में से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करना, एक्स्ट्रा अमाउंट देन एक्चुअल इन योर अकाउंट। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने बताया कि अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा अगर आप पैसे निकाल लो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है, ये बीओडी का मतलब होता है। अब देखो ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया है, हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले, हमने क्यों निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फाइनेंस की जरूरत थी। अगर हमें पैसे की जरूरत नहीं होती तो हम ये काम करते ही नहीं, बात समझ में आया। और इसी वजह से ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसको हम कौन सी एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं, उसको हम लोग मानते हैं फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भले है करंट लायबिलिटी बट इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, करंट लायबिलिटी बट कंसीडर्ड एज अ फाइनेंस एक्टिविटी। तो ये आपको याद रखना कि है तो करंट लायबिलिटी बट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ फाइनेंस एक्टिविटी। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 81। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज डैश 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 फॉर अदर पार्टनर्स। तो अदर पार्टनर्स के लिए वो क्या होता है, तो क्रेडिटर, डेटर या ऑफिसर, तो सीधी से सॉरी रिप्रेजेंटेटिव, एक ऑप्शन तो भूल ही गया मैं। तो ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो क्या एक दूसरे के लिए क्रेडिटर्स होते, तो बिल्कुल नहीं। क्या वो एक दूसरे के लिए डेटर्स होते, तो बिल्कुल नहीं। क्या ऑफिसर्स होते, नहीं। आंसर क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच अदर। अगर डेफिनेशन से याद होगा तो उसमें बोलते हैं ना कि ऑल ऑफ देम और बाय एनी ऑफ देम। डेफिनेशन में क्या है, ऑल ऑफ देम और बाय एनी ऑफ देम, यानी सब लोग मिलके काम करे या उसमें से कोई एक काम करे, राइट, एनी ऑफ देम। तो जब एनी ऑफ देम है मतलब अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो कैसे एक कोई एक काम करेगा, यानी तो सबको काम करना पड़ जाएगा ना, राइट। इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 82 का पॉइंट नंबर ए, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन द मार्केट इज। जो मार्केट में वैल्यू होती है, रेपुटेशन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेपुटेशन का मतलब ही होता है गुडविल, गुडविल का मतलब होता है ख्याति। क्लियर है, यानी मार्केट में जो हमारी रेपुटेशन है उसी के बेस पे तो हमारा बिजनेस डिसाइड होता है कितना हम लोग एक्स्ट्रा अर्निंग करेंगे, तो वही तो है हमारा गुडविल। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन fictitious assets shown in the balance sheet is recorded on। अब कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ये पूछा गया है। तो थोड़ा चलते हैं प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था, मैं वहां पे नहीं लेके चलता, रहने दो, छोड़ो, मैं यहीं पे एक वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे काफी स्पेस है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैलेंस शीट की, ध्यान से सुनना। ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल, फिर क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस, फिर क्या होता है लाइबिलिटी। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे एसेट्स होता है, और एसेट्स में हमारे पास 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। क्लियर है, अब पूछोगे सर हो गया, नहीं इसके अलावा भी कुछ होता है। इसके अलावा यहाँ पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, राइट। उसके बाद यहाँ पे होता है फिक्टिशियस एसेट, क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स। एक मिनट, वही मैं सोच रहा था, मैं क्वेश्चन कोई और पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कहीं और दे रहा हूँ, ज्यादा ऊपर हो गया क्या, तो ज्यादा ऊपर नहीं हुआ है, नीचे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, अभी देखो ये होता है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और इतनी चीजें होती है बैलेंस शीट में।
अब थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि जब भी हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन में याद रखना हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है, रीवैल्यूएशन होता है। तो जब भी हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं तो बेसिकली किसका रीवैल्यूएशन करते हैं, तो हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी का। तो ये याद रखना हम किसका रीवैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ओ सॉरी बाय मिस्टेक गलत चूज कर लिया, एसेट्स फिक्स एसेट्स। ओके, तो जो हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। और रीवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट होता है, राइट, इनका रीवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना इसको, इम्पैक्ट क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा और या तो लॉस होगा। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम लोग कहाँ पे डिनोट करते हैं, हम लोग उसको डिनोट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर इतना। और उसके बाद जो ये वैल्यूज होते हैं यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको हम कहाँ पे डिनोट करते हैं, न्यू बैलेंस शीट में। और न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स को एसेट्स की जगह पे, लायबिलिटी को लायबिलिटी की जगह पे। इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, लाइक प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए, एनी हाउ वो प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए, या तो वो फिक्टिशियस एसेट होना चाहिए, उसको हम क्लोज करके ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अब क्लोज करके ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो इसका मैं सिंपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। याद ये रखना है कि जो भी चीजें एसेट्स में होती है वो कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्या क्या बोला मैंने, कि जो भी चीजें एसेट्स में होती है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं। और जो भी चीजें यहाँ पे लायबिलिटी साइड में होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्लियर है, तो ये याद रखना है। अब इसका मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास जो भी रिजर्व में सरप्लस होते हैं उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अगर आपने ध्यान कभी भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लियर है इतना। तो याद रखना है, हम लोग ऑलवेज ऐसे क्रॉस एंट्री कर देते हैं, कब, जब हमें बैलेंस शीट से कैपिटल में ट्रांसफर करना। एक और छोटा एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा जब हम लोग गुडविल की एंट्री करते हैं तो गुडविल हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, इसमें से गुडविल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि नहीं, यानी एसेट साइड में से कहाँ पे आ जाता है, कैपिटल के डेबिट साइड में। क्लियर है इतना। तो ये है तुम्हारा पूरा कंसेप्ट रीवैल्यूएशन का। अब चलते हैं ऑप्शन देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फिक्टिशियस एसेट्स सोन इन द बैलेंस शीट इज रिकॉर्डेड ऑन, कौन सा साइड में रिकॉर्ड होगा, तो पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल में हमारे पास दो है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी एंड सी में से कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीजन है क्रेडिट साइड में तो कौन सा होता है, क्रेडिट साइड में जाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैपिटल। और ये क्या पूछा था, ये पूछा था फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है, तो ये रहा हमारा आंसर 84 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हाट विल बी द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ बैड डेट्स रिटर्न। पूछा है कि बैड डेट्स रिटर्न का अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा, कब, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस क्लोज हो रहा है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस क्लोज हो रहा है। और अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है और जो भी हमें पैसे मिलते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, कि जब भी हम लोग बिजनेस क्लोज करते हैं और बिजनेस क्लोज करते करते टाइम अगर हमें कोई भी पैसा मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ज्यादा सोचते नहीं, उसको बस हम लोग मान लेते हैं भाई पैसे मिल गए, किस चीज का मिला, कहाँ से मिला, क्यों मिला, हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। राइट, तो यहाँ पे जब हम लोग को बैड डेट्स रिटर्न होगा, मतलब बैड डेट्स जो है हम लोग को रिटर्न मिलेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको पैसे मिल रहे, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट एज एसेट्स कम्स इन अकाउंट डेबिट होता है। और क्रेडिट क्या हो जाए, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बेसिकली ये होता है हम लोग का जर्नल एंट्री। अब मैच करते हैं कि कौन सा वाला पॉसिबल है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे तो क्रेडिट हुआ, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड में क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो हम लोग का भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। मैंने बाय मिस्टेक ऑप्शन नंबर सी में भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट लिख दिया है, इन दोनों में से कोई एक डेबिट होगा। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों पे टिक कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको बाय मिस्टेक अगर आप जब इसको देखोगे तो याद रखना इसमें से कोई एक डेबिट होगा और कोई एक क्रेडिट होगा। क्लियर है इतना। तो आपको ये याद रखना कि हमारा आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, which type of preference shares have a right to receive capital amount during the life period of a company। क्या बोला है कि कौन से प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं जिनको राइट टू रिसीव है, क्या है, कैपिटल अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड, यानी लाइफ के टाइम पे वो अपना कैपिटल अमाउंट जो रिटर्न रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था कि रिडीमेबल प्रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जिनको फिक्स होता है कि उनको जो अमाउंट उनका रिडीम हो जाएगा, वापस हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ बिजनेस।
क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा में ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑप्शन कहाँ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का? तो ऑप्शन नंबर बी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। और वैसे भी मैंने ये सारे जो पॉइंट्स है, रिडीमेबल, कम्युनिटी, नॉन कम्युनिटी, कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिव, ये ऑलरेडी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको इसका भी आंसर क्लियर होगा और साथ ही साथ इनका मतलब क्या था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 नंबर। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अकाउंटिंग रेशियोज। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग रेशियोज के लिए करेक्ट है। तो नंबर 1 में लिखा कंपैरिजन विद द रेशियो डेवलप्ड बाय द फर्म। राइट है, अकाउंटिंग रेशियो का यूज इसमें भी कर सकते हैं। सेकंड है कंपैरिजन विद द रेशियोज ऑफ इंडस्ट्री, ये भी राइट है। कंपैरिजन विद रेशियोज ऑफ कंपटीटर्स, ये भी राइट है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव गिवन। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव गिवन। मतलब इन तीनों का मतलब जो अकाउंटिंग रेशियोज है उसका हम यूज तीनों जगह ही कर सकते हैं, फर्म के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी और कंपटीटर्स के लिए भी। क्लियर है इतना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑनर्स फंड। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑनर्स फंड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑनर्स फंड क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, ऑनर्स फंड का मतलब यहाँ पे होता है कि जो कैपिटल जो है, जो अमाउंट है, वो शेयर होल्डर की है। किसकी है? शेयर होल्डर्स की है, यानी ऑनर्स की है। क्लियर है? जो अमाउंट ऑनर्स की है उसकी बात हो रही है। तो अगर आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 3, अगर आप लोगों ने ढंग से फॉर्मेट किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये जो चीजें होती हैं वो किसकी होती हैं? वो होती हैं ऑनर्स के। किसकी होती हैं? ऑनर्स, यानी जो कंपनी की रियल ऑनर्स होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है कंपनी का लाइबिलिटी, और जो लाइबिलिटी होता है वो आउटसाइडर्स का होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑनर्स फंड। तो अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्लियरली बता दिया, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? तो यहाँ पे तीनों में से मतलब ये तीन जो है ऑलरेडी मेंशन है, नंबर ए, बी एंड डी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो होता है ना वो बोरोड कैपिटल होता है, ऑनर्स नहीं होता। ये क्या होता है? डिवेंचर्स बोरोड कैपिटल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it is like a borrowed fund, not owners fund. ओके, तो ये याद रखना है आपको कि ये क्या होता है? borrowed fund होता है, owners fund नहीं होता है। ओके, borrowed funds. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक इज। चार ऑप्शन है, नॉट कैश फ्लो, कैश इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग फाइनेंस एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट का, यानी इस चैप्टर का जो मेन टारगेट है वो ये एक्सप्लेन करना कि जो हमारे पास तीन एक्टिविटीज है, लाइक इन्वेस्टिंग, सॉरी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, ये जो तीन एक्टिविटीज है, इन तीनों एक्टिविटीज में कितना कैश आया, मतलब कितना कैश प्लस में हुआ और कितना कैश माइनस में हुआ, मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। क्लियर है? इन तीनों एक्टिविटीज का यही मेन टारगेट होता है। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर बैंक से कैश विड्रॉन होता है, क्लियर है, कैश में अगर कैश जो है विड्रॉ करते हो बैंक से, तो पैसा उसमें आ रहा है या जा रहा है? तो सीधी सी बात है, ना पैसा आ रहा है और ना ही पैसा जा रहा है। अब ऐसा कैसे होगा? तो ऐसे समझो कि तुम्हारे पास पॉकेट है, राइट? अब तुमने इस पॉकेट में से निकाल के तुमने अमाउंट इस पॉकेट में रख दिया, यानी बैंक में से निकाल के तुमने अपने ड्रॉवर में रख दिया। तो क्या इसमें कोई भी डिफरेंस हुआ? पहले बैंक में पड़ा था, तुम्हारे ड्रॉवर में पड़ा है, यानी तुम्हारे लॉकर में पड़ा है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नॉट कैश फ्लो एक्टिविटी। क्या हो जाएगा? नॉट कैश फ्लो एक्टिविटी। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ पार्टनर विड्रॉ total rupees 6,000 in a year in an equal installment at the end of every month, then interest on drawing at 12% per annum is। अब पूछा कि इसका भाई आंसर क्या होगा? तो याद होगा मैंने इसका ही सेम एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, जहां पे मैंने बोला था कि I इज इक्वल टू क्या होता है? PRN डिवाइडेड बाय 100। और मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जब भी क्वेश्चन में कहीं पे ये लिखा गया हो कि एवरी मंथ, क्या लिखा गया हो? एवरी मंथ, तो याद रखना है एवरी मंथ का मतलब ये होता है कि जो हमारी पी की वैल्यू होती है वो हमें मंथली लेना होता है। वो क्या लेना होता है? हमें मंथली लेना होता है। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो कैसा? ईयरली मेंशन है। तो सबसे पहले क्या करो, उसको मंथली में कन्वर्ट करो। तो मंथली में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? 6,000 डिवाइडेड बाय 12। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 रुपीज। तो सॉल्यूशन करते हैं। 500
इंटू 12% इंटू, अब यहाँ पे n है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, बोला है एवरी मंथ, क्या बोला है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और याद होगा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब ये होता है 66 डिवाइडेड बाय 12, क्या होता है 66 डिवाइडेड बाय 12। और अगर यही लिखा होता कि बिगनिंग, यही क्या लिखा होता, बिगनिंग लिखा होता, सॉरी एक मिनट, और अगर ये बिगनिंग होता तो क्या हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स याद रखना है, एट द एंड ऑफ ईयर होगा तो कितना हो जाएगा 66 और बिगनिंग होगा तो 78। और इन दोनों ही क्वेश्चन में मेन पॉइंट जो है याद रखना है कि हमें ऑलवेज मंथली लिखना होता है, कौन सा मंथली विड्रॉ की अमाउंट लिखनी होती है, ना कि ईयरली। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा अगर सोल्व करोगे तो 500 इंटू 12% इंटू 66 डिवाइडेड बाय 12, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 330 रुपीज। कितना हो जाएगा 330 रुपीज। मैं आपको बता दूं सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है बेसिकली वो इसी चैप्टर में से आता है और कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है। इट मींस कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो तो आपको सेक्शन सी का भी एक क्वेश्चन कवर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट में मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो हमारा एमसीक्यू का टारगेट होगा वो ऐसा नहीं होगा सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताना, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, चलते हैं अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुडविल बाय मेथड ऑफ परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। मींस क्या बोला है, गुडविल बाय मेथड ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या बोला है, मेथड ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। मींस अब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज किया वेटेज एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का वर्ड यूज किया तो मतलब ये होगा इन चारों में से, इन चारों में से देखो वेटेड किस में लिखा, तो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज फॉर गुडविल। क्लियर है? और यहाँ पे क्लियरली लिखा सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, लाइक क्वेश्चन में दिया था ना 3 इयर्स ऑफ परचेज 4 इयर्स ऑफ परचेज, तो जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई में क्या कर देना, वो नंबर ऑफ इयर्स कर देना, तो आंसर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा गुडविल। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रिसीवेबल इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस सोन डैश 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 अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पहले वर्ड्स पढ़ते क्या है, रिसीवेबल इनकम, तो रिसीवेबल इनकम मतलब जो पैसे तुमको मिलने वाले तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। फिर लिखा प्रीपेड एक्सपेंस, यानी जो तुमने एडवांस में पे किया वो भी तुम्हारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो याद रखना कि जो अमाउंट तुम्हारा है या तुम रिसीव करने वाले हो, राइट, विच इज योर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं विच इज yours or you are going to receive। क्लियर है? ये याद रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। अब दूसरा याद रख विच इज नॉट योर्स, राइट, पूरा वही विच इज नॉट योर्स और यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव, यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। क्लियर है? ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। तो यहाँ पे रिसीवेबल इनकम साफ साफ लिख दे, रिसीवेबल इनकम मतलब ये वाला पॉइंट कवर हो रहा है विच यू आर गोइंग टू रिसीव। और उसके बाद क्या लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस विच इज योर्स, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब वो तुम्हारा ही पैसा जब तक तुम उसको यूटिलाइज नहीं कर लेते, तो इसके अकॉर्डिंग वो हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। क्लियर है? और जब भी हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन करते टाइम एसेट्स हो रहा है मतलब हमारा जो बेनिफिट दिख रहा है, एसेट्स का मतलब होता है हमारा बेनिफिट और लायबिलिटी का मतलब होता है हमारा लॉस। क्लियर है? तो जब हमारा बेनिफिट होगा तो बेनिफिट को हम कहाँ पे लिखते हैं, बेनिफिट को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है इतना? अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, share of retiring partner is distributed among continuing partners, then formula to find a new profit loss ratio। पूछा न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो न्यू का रेशियो क्या होगा, सबसे पहले क्या बोला है कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स उसका शेयर किसको मिल रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का मतलब मैं ओल्ड बोल सकता हूँ, राइट। अगर ओल्ड है तो ओल्ड वाला किस में, इन दोनों में है, यानी फर्स्ट और सेकंड तो कैंसिल हो गया, बचा ऑप्शन नंबर सी एंड डी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिसीव कर रहे हैं, तो इनको गेन होगा या सेक्रीफाइस करेंगे ये लोग, तो डेफिनेटली ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग गेन करने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड शेयर प्लस गेन। क्लियर है? वैसे भी यहाँ पे लिखा है न्यू शेयर, तो न्यू शेयर तो होने वाला नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which asset is to be subtracted from current asset to get a liquid asset। तो ये क्वेश्चन मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल वैसे तो 93 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब 93 में से ये कहां पर होगा एग्जैक्टली फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल मैं आपको दिखाऊंगा।
ताकि इसको आपको ये रहे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हो। चलो मिल भी गया क्वेश्चन नंबर 9 में, तो यहाँ पे लिखा है टू अराइव एट लिक्विड एसिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसिड। सेम क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है, बस यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेंज हो गया है। तो मैंने वहां पे क्लियरली आपको मेंशन करके बता दिया है, क्या बता दिया है कि करंट एसिड में से अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है लिक्विड एसिड, क्या फाइंड आउट करना है, लिक्विड एसिड्स। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, लिक्विड एसिड्स। अगर हम लोग को लिक्विड एसिड्स फाइंड आउट करना तो हम लोग क्या करेंगे, करंट एसिड में से दो चीजें माइनस कर दे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और स्टॉक। और इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था, स्टॉक, दैट्स व्हाई मैंने आंसर में लिखा था स्टॉक। अब चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था उसमें चेक करते हैं कि उसमें हम लोगों को क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे विच इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर करंट एसिड टू गेट लिक्विड एसिड, तो यहाँ पे स्टॉक तो दिया नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक क्वेश्चन में ही आपका दो क्वेश्चन कवर हो गया। एक्चुअली ये आपका ये 4th या 5th टाइम पूछा है, यानी लगभग हर एग्जाम में ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, बस टॉपिक थोड़ा थोड़ा वो लोग चेंज कर देते हैं। क्लियर है, तो कंसेप्ट इसीलिए समझना जरूरी होता है। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोई भी एसेट क्लियरली, सॉरी, कोई भी क्वेश्चन क्लियरली समझ सकते हो, और समझ गए तो वो तुम्हारा एसेट ही है इनडायरेक्टली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स आर एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे पूछा है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया एसेट, और आपको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि जो एसेट्स होता है बेसिकली वो किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। अब बस हमें डिसाइड ये करना है कि कैश आउटफ्लो है या इनफ्लो है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक है ना, दोनों में ही आउटफ्लो मैंने टाइप कर दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। याद रखना, जब भी तुम कोई एसेट्स प्रिपेयर करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो या बनाते हो, सॉरी ऑर्गेनाइज वर्ड गलत है, जब तुम कंस्ट्रक्ट करते हो, राइट, मैंने क्या बोला कि जब तुम कोई भी एसेट कंस्ट्रक्ट करते हो तो पैसा उसमें यूज मतलब इन्वेस्ट करते हो या उसमें से पैसा मिलता है तुमको, तो सीधी सी बात है हम पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया, तुम्हें बोला कि एक घर बना के लेकर आना है, तो वो तुम्हारा हो गया एसेट। अब उस घर को बनाने के लिए तुम क्या करोगे, उसमें पैसे लगाओगे या पैसे उसमें से मिलेगा, तो डेफिनेटली हम उसमें पैसे लगाएंगे, यानी उसको क्या बोलेंगे, आउटफ्लो। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से दोनों आंसर हो जाएगा, यानी दोनों ही हमारा ऑप्शन राइट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में लिखा है इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट इज इम्प्लाइड इन इंडिया। तो ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख दिया हुआ 1932, तो ये आपको याद रखना 1932 में अप्लाई हुआ था कौन सा रूल, पार्टनरशिप एक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा है व्हेन प्रॉफिट अमाउंट फ्लक्चुएट्स व्हिच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेटर। क्या बोला, जब प्रॉफिट जो अकाउंट है, सॉरी प्रॉफिट अकाउंट बोला, जो हमारा प्रॉफिट अमाउंट है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट का मतलब हो रहा है कि कभी इंक्रीज हो रहा है तो कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो ऐसे केसेस में कौन सा मेथड ज्यादा बेटर होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सिंपल एवरेज मेथड। याद रखना है कि सिंपल एवरेज मेथड तब पॉसिबल है जब अमाउंट क्या हो रहा हो, फ्लक्चुएट हो रहा हो, और लेकिन अगर अमाउंट जो है वो कंटिन्यूसली सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, हम लोग कौन सा लगाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद रखना, और इवन अगर अमाउंट जो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो भी हम कौन सा लगाएंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अगर या तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। लाइक हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो रहा है, स्टिल उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि कैलकुलेट करो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से। क्लियर है, तो आप चाहे तो वो क्वेश्चन देख भी लेना ताकि आपको जो मन में थोड़ा बहुत डाउट रहे वो भी क्लियर हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पार्टनर गेन्स मींस। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में जब पार्टनर्स गेन करते तो इसका मतलब क्या है, तो गेनिंग का मतलब ये होता है कि पहले जो मिल रहा था, पहले मतलब ओल्ड शेयर जो था उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं जो न्यू शेयर है वो ज्यादा है, या सिंपल में मैं ऐसा बोल सकता हूं, न्यू शेयर इज ग्रेटर देन और मोर देन ओल्ड शेयर, तभी तो गेन होगा। गेन का मतलब क्या है कि भाई पहले की कंपैरिजन में, यानी जो पहले मिलता था उसके कंपैरिजन में अब ज्यादा मिल रहा है। तो अब ऑप्शन रीड करते किसमें कौन सा राइट होगा, ओल्ड प्रॉफिट ऑफ रेशियो इज लेस देन द न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो, old profit loss ratio is more than new profit ratio, new ratio of profit is less than old ratio, new ratio of profit is equal to the old ratio। तो सबसे पहले जो नहीं पॉसिबल उसको कैंसिल कर देते, समटाइम्स का कैंसिलेशन ज्यादा आसान होगा। तो न्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू ये वाला पॉसिबल नहीं है, ओल्ड प्रॉफिट इज मोर देन ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन 2 दिख रहा है। एक दिख रहा है ओल्ड प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट इज सॉरी ओल्ड रेशियो प्रॉफिट इज लेस
देन न्यू प्रॉफिट, सेकंड में लिख रहा है न्यू प्रॉफिट ऑफ न्यू रेशियो प्रॉफिट इज लेस देन ओल्ड प्रॉफिट। तो न्यू प्रॉफिट तो कभी लेस नहीं होगा, क्योंकि न्यू प्रॉफिट मैंने क्या बोला, न्यू शेयर क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओल्ड रेशियो प्रॉफिट इज लेस देन न्यू प्रॉफिट रेशियो। इट मींस कि न्यू वाला ज्यादा है। देखो दो तरीका है, मैं ऐसे बोलूं कि भाई न्यू शेयर ज्यादा है, या मैं ऐसे बोलूं कि ओल्ड वाला कम है। क्लियर है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या लिखा है, इफ नथिंग इज मेंशन nothing is clearly mentioned about interest on loan given by partner to the firm, there's interest is to be allowed by firm to the partner। तो इसका जो आंसर है वो तुम लोगों को खुद देना, मैं आपको नहीं बताने वाला ये, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं चाहूंगा इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा, 5, बैंक रेट 6 और 8। Now the next question, a company can charge interest as dash percentage per annum on errors amount of installment। यानी जो शेयर्स का इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा, अगर उसको एरर्स है, अमाउंट पे नहीं किया है, तो कितना परसेंट चार्ज करेंगे। तो इसका जो रूल है वो याद रखना है, 10% है। कितना परसेंट है, 10% एज पर द सेबी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या लिखा है, which account is to be debited when debentures are issued for the consideration other than cash। अब देखो अदर देन कैश के लिए तुम लोगों ने इशू किया हुआ है, तो अदर देन कैश के लिए नॉर्मली इशू क्यों करते हैं, इसका मतलब या तो तुमने बिजनेस परचेस किया होगा, या तो तुमने क्या किया होगा, एसेट्स परचेस किया होगा। इन दोनों ही केस में, अगर एसेट्स परचेस किया है तो भी, बिजनेस परचेस किया है तो भी, दोनों ही केस में किसका अकाउंट डेबिट होगा, सेलर्स अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है, क्योंकि तुमने डिबेंचर किसको दे दिया, सेलर्स को दे दिया इंस्टेड ऑफ कैश। क्लियर है, तो आंसर याद रखना, आंसर क्या होगा, सेलर्स अकाउंट, ना कैश अकाउंट होगा, ना डिबेंचर्स, ना एसेट्स अकाउंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक बैलेंस जैस वाइल बैंक ओवरड्राफ्ट इज। तो सीधी सी बात है, बैंक बैलेंस जो है वो हमारा एसेट है, और ओवरड्राफ्ट क्या हमारा लायबिलिटी है। तो ऑप्शन कौन सा है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंक बैलेंस इज करंट एसेट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली कैपिटल अकाउंट इज अ डैश डैश डैश। क्वेश्चन में पूछा है जनरली कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, तो उसका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, और ये भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जहां पे मैंने कैपिटल अकाउंट्स के मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, मैंने वहीं पे एक्सप्लेन किया था ये वाला टॉपिक भी। तो कैपिटल अकाउंट्स के बारे में कहाँ पे एक्सप्लेन किया था, कौन से क्वेश्चन में, हाँ ये रहा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। हाँ एक सेकेंड, हाँ मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। ये रहा, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन देखो मिल गया। मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल जो अकाउंट्स होता है बेसिकली उसके दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। और फ्लक्चुएटिंग वाले मैंने बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, राइट। लेकिन बेसिकली जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो कौन से बेस पे पूछते हैं, वो पूछते हैं फिक्स के बेसिस पे, राइट। तो फिक्स के बेसिस पे अगर कैपिटल अकाउंट, उसका बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और इसीलिए जब भी कभी पूछेगा कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, तो ऑलवेज आंसर क्या लिखोगे, क्रेडिट, ना कि डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है, तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुडविल बाय मेथड ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या बोला है, बाय मेथड ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब ये कि इनटू नंबर ऑफ ईयर्स आने वाला, यानी ये तीनों राइट लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे पूछा है परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो मैंने सुपर प्रॉफिट का मतलब ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेशन से जब आपका एवरेज ज्यादा होगा तभी उसको बोलते हैं सुपर से डुपर, राइट। आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, आंसर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ गुडविल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि सेकंड वाला भी गलती से हाईलाइट हो गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डैश डैश इज प्रिपेयर्ड। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या प्रिपेयर करते हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं करते, रियलाइजेशन अकाउंट जब डिसोल्यूशन है उस टाइम पे प्रिपेयर करते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कब प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट के टाइम पे प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज रिकॉर्डेड डैश डैश अकाउंट इन डैश डैश रेशियो ऑन डैश डैश साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। यानी तीन क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड पे हाईलाइट करते हैं प्रॉफिट, राइट। अगर
प्रॉफिट है, राइट, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट ऑलवेज याद रखना है क्रेडिट होता है, क्लियर है, ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेकंड पॉइंट, रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, पूछा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते होगे, तो मैंने क्या बोला था कि जो प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं कौन से अकाउंट में, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, क्लियर है इतना। उसके बाद ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। सेकंड में क्या बोला है, इन विच रेशियो, तो याद रखना कि जो रीवैल्यूएशन होता है वो बेसिकली नाम होता है हमारा ओल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, और वो ऑलवेज हम कौन से रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड रेशियो में। एंड ऑन विच साइड, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होगा, तो ट्रांसफर भी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो आंसर देखोगे तो यहाँ पे सब में कंटिन्यूइंग पार्टनर लिखा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर लिखा है, लेकिन अगर चारों में कंटिन्यूइंग पार्टनर है मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो इग्नोर कर दो, राइट। अब बाकी का ऑप्शन चेक करते हैं, और बाकी का ऑप्शन है ओल्ड क्रेडिट, तो बाकी का ऑप्शन क्या है, ओल्ड एंड क्रेडिट, तो ओल्ड एंड क्रेडिट किसमें पॉसिबल है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट लॉस एंड क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, at the time of dissolution what will be the effect of debit balance of profit and loss account, dissolution के टाइम पे क्या इसका एंट्री होगा, तो मैंने यहाँ पे आपको अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बना के समझाया था, ये रहा। मैंने क्या बोला था कि आप चाहे रिवैल्यूएशन कर रहे हो चाहे बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, कभी भी हम लोग जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है इनके अलावा बाकी कुछ भी सेल नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी हम पे नहीं कर सकते, तो बाकी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ, लाइक कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट, ये वो चीजें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, या सिंपल लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल बैलेंस होता है ये वाला फर्स्ट वाला कैपिटल, इसको तो ट्रांसफर कर देंगे, बट रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। वर्ड जो है वो सही समझना जरूरी है, एक है ट्रांसफर एक है डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों ही केस में एंट्री सेम होता है। कैसे सेम होता है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कैसे होता है, यहाँ से, यानी जो भी लायबिलिटी साइड में होता है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो भी डेबिट साइड में होता है, एसेट साइड में होता है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा, क्लियर है। अब चलते क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा था हम लोगों को, तो क्वेश्चन में पूछा था डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आंसर मैंने क्या बता दिया है, आंसर मैंने बता दिया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट अकाउंट, क्लियर है इतना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, टू विच स्टैट्यूटरी बॉडी एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक इशू टू बी सेंड, तो शेयर से रिलेटेड काम कौन करता है, तो काम करती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये याद रखना है। सेबी का काम क्या होता है, शेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और उसको चेक करना, नहीं मॉनिटर करने काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डिवेंचर्स आर रिस्की फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा सबसे ज्यादा रिस्की है, तो इन्वेस्टर के लिए रिस्की क्या होगा, रिस्की वही होगा जो अनसिक्योर्ड होगा, तो इन चारों में से अनसिक्योर्ड क्या, तो ऑप्शन में दिया हुआ है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। बेसिकली कोई भी चीज है, कोई भी पॉइंट रिस्की कब होता है, जब वो उसके लिए आप कोई चीज अश्योर नहीं होते, या वो अनसिक्योर्ड होता है, मतलब जो भी कुछ भी चीज हमारे पे फिक्स नहीं होती है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या लिखा है, which of the following is not included in operating expenses, अब क्वेश्चन में पूछा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करते, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कहां पे एक्सप्लेन किया था, तो मैं लेके चलता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेसिकली हम क्या इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं रेगुलर वर्क ऑफ बिजनेस, क्या इंक्लूड करते हैं, रेगुलर वर्क ऑफ बिजनेस। अब क्वेश्चन है कि सर रेगुलर वर्क ऑफ बिजनेस में क्या आता है, तो सेल्स एंड परचेज एंड अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज प्लस 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 रिलेटेड एसेट्स का मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये सारे किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है वो एक बार हम रीड करते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा है, कहां गया क्वेश्चन, हाँ पूछा है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स तो हमारा पार्ट है ही नहीं, लॉस ड्यू टू फायर इंटरेस्ट पेड, देखो अगर ध्यान से देखोगे इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बिजनेस की एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, लाइक सेल्स एंड परचेज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्लियर है। और एसेट्स जो है वो बेसिकली किसका पार्ट है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, और इंटरेस्ट पेड वो किसका है, फाइनेंस एक्टिविटीज का पार्ट है, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजों का इंक्लूजन होता है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन नंबर सी है बैलेंस शीट। अब इसमें ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, लेकिन जब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? चैप्टर नंबर 3 कंपनीज अकाउंट। और कंपनीज अकाउंट में हम सिर्फ दो चीजें बनाते हैं, और एक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज डैश 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 डैश। अब बोला पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको है ना, जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ना, वो थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ज्यादा मैं टाइम इसमें नहीं दे सकता हूँ। और अगर आपको फॉर्मेट समझना है तो हो सकता है पॉसिबल होगा तो मैं आपको फॉर्मेट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, एक स्पेशली इस चैप्टर के लिए क्लास लेके। अगर आपको चाहिए फॉर्मेट समझना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, मतलब आपको सॉरी, आपको बनाने के बाद वीडियोस बना दूंगा। प्लीज वर्ड्स को रॉन्ग मत लेना, क्योंकि बहुत मुंह दर्द हो रहा है फेस में, तो जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा थोड़ा हो सकता है वर्ड्स इधर से उधर निकलता है ना, कि कभी कभी मैं गुस्से में निकल जाता हूँ उधर, तो कभी कभी जब ज्यादा बोल लो फेस में दर्द, पूरा बोलने से ना जबड़ों में दर्द होने लगता है, तो कभी कभी ऐसा होता है, वर्ड्स ट्विस्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सेकंड का मैं रेस्ट ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ ओके, अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। तो बेसिकली जब बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की, किसकी बात करते हैं? इंटरिम डिविडेंड की। तो ये याद रखना, हम लोग जब डिविडेंड पे करते हैं, जो डिविडेंड पे करते हैं वो बेसिकली हम इसलिए पे करते हैं क्योंकि हमने लोगों से पैसे उधार लिए थे। यानी वो किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। यानी अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इन चारों में से दो में फाइनेंस लिखा है, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर सी, राइट? तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन अब इसमें यहाँ पे आगे भी लिख दिया है डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एडेड टू द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट पूछा है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या फाइंड आउट करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम वो चीजें देखते हैं जो बेसिकली बिजनेस के एक्टिविटीज से रिलेटेड थे। किससे? बिजनेस के एक्टिविटीज से रिलेटेड थे। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो बिजनेस के एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं था, हमने बाय मिस्टेक लिख दिया है, तो हम उसको क्या करते हैं? वापस लाके या तो ऐड करते हैं या तो हम उसको डिडक्ट करते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ याद रखना है कि अगर वो एक्सपेंस था, क्या था? वो एक्सपेंस था, तो हमने उसको पहले क्या किया होगा? माइनस किया होगा, इसलिए हमने उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर वो कोई इनकम था, क्या बोला मैंने? अगर कोई वो इनकम था तो उसको हमने क्या किया होगा? प्लस किया होगा। दैट्स वाई उसको लाके अभी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इंटरिम डिविडेंड हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो हमने बाय मिस्टेक लिख दिया होगा, तो अब उसको हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यानी इन दोनों में प्लस वाला कहां पे लिखा है? तो वो लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, एडेड टू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये होगा तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये जो मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है ना, वो मैं आपको फॉर्मेट जब बताऊंगा तो फॉर्मेट में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, सो उसका टेंशन आप लोग मत लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113, इन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन डैश डैश अकाउंट। क्या बोला है कि जब रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल अकाउंट, गुडविल अमाउंट है वो कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? तो याद रखना वो ऑलवेज कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन भी किया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ₹5,000 रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड फर्नीचर when it was when it was sold account will be, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया है, when it was sold which account will it be credited to। अब ये पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे, इसका आंसर क्या होगा? अब पूछोगे सर कि आप 2 ही 3 क्वेश्चन बचा, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि इसका ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि मैं ये आप लोगों से होप नहीं करूंगा, ये मुझे कंफर्म है कि मैं बिलीव करूंगा कि आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। क्लियर है? तो मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस देखेंगे वो सभी इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम फॉर कंपनी। डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम फॉर कंपनी क्या है? अगर कंपनी को रिडीम करना है, और रिडीम्शन पे मतलब जब रिडीम कर रहे हैं, रिडीम पे अगर उसको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है तो वो क्या है? ऐसे समझो, 100 रुपए का डिवेंचर था, कंपनी ने प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको 110 रुपए दे देंगे। 110 रुपए दे देंगे मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा,
तो ये क्या है कंपनी के लिए प्रीमियम है, लेकिन ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हो रहा है, कंपनी के लिए तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 100 का सामान तो 110 में रिटर्न कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉस। क्लियर है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी लॉस। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डेटर्स टर्नओवर क्रेडिटर्स टर्नओवर शोज डैश 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 फॉर बिजनेस। अब क्वेश्चन में पूछा डेटर्स टर्नओवर क्रेडिटर्स टर्नओवर क्या शो करते हैं, तो बेसिकली ये शो करता है बिजनेस का एफिशिएंसी। अब पूछोगे सर ये आपको कैसे पता चला बिजनेस का एफिशिएंसी शो करता है, तो बेसिकली जो हमारा टर्नओवर का टाइप्स है ना, मतलब ये जो हमारा रेशियोज के टाइप्स है ना, लाइक 4 टाइप्स होते हैं फंक्शनल के अकॉर्डिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में हमारे टोटल 4 पॉइंट्स है, इसमें 2 ये है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, उसके बाद एक वर्किंग कैपिटल है और एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, राइट। तो ये चारों किसके पार्ट है, एफिशिएंसी के पार्ट है। मतलब ये डिनोट करता है कि बिजनेस कितने अच्छे से काम कर रहा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना एफिशिएंटली तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश इक्विवेलेंट हैज, cash equivalent has a dash 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 higher liquidity, higher solvency, higher profitability and all of the above। क्लियर है, तो कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट में होता है हायर लिक्विडिटी, मतलब इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एसेट्स, सॉरी इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट्स व्हाई इसमें क्या होगा, हायर लिक्विडिटी। क्लियर है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू सीरीज था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और ये जो 117 एमसीक्यूज बताया है ये बेसिकली मोर देन 10 पेपर्स में से मैंने लिया, मोर देन 10 पेपर्स। क्लियर है, अब मैं एग्जैक्टली ईयर्स नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ये पीडीएफ लास्ट ईयर लॉकडाउन में प्रिपेयर किया था और मैंने काफी सारे पेपर्स में से बना दिया था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इस सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी, और ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अभी तक आपने सपोर्ट दिखाया होगा, इस एमसीक्यू सीरीज को भी उतना ही सपोर्ट दिखाओगे, वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। और अगर आपको चाहिए कि मैं रिवीजन करवा दूं अकाउंट्स का वन शॉट में, तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, तो मैं आपको वो भी रिवाइज करवा दूंगा वन शॉट में। क्लियर है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।